opportunity. And as you already know कि सर ने सब कुछ मेरे बारे में बता ही दिया है, तो अब मुझे कुछ खास बताने की जरूरत है नहीं। तो मेनली हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इसका यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में हमें कितना पढ़ना है, कितना इसका यूज है और क्या नहीं पढ़ना है, हम ये भी चीज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे को जान लेते हैं। उसके बाद ही हम लोग फिर फॉर्मल वे में शुरू करेंगे। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास बिल्कुल भी सीरियस उस वे में नहीं होने वाली कि सब कुछ आपको मतलब एकदम डे वन से ही सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और डे वन से सब कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल इंटरेक्टिव वे में क्लास हम लोग करेंगे और बहुत फ्लेक्सिबल वे में चलेंगे। हाँ, यूपीएससी की डेडलाइन और जो टाइमलाइन उसको देखते हुए हम स्ट्रिक्ट रहेंगे, बाकी तो हम पढ़ने के मोड में बहुत फ्लेक्सिबल रहेंगे ताकि चीजें बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाए और हम लोग वो चीजें सब अच्छे से कर पाएंगे। राइट, तो आप लोग सभी अपने बारे में मेरे को थोड़ा बहुत बताइए। और जो खासतौर पर इस साल जो प्रीलिम्स दे रहे हैं यानी 2024 में, वो पहले बताएं और अपने इंट्रोडक्शन के साथ आप ये बताएं कि आपका ऑप्शनल क्या रहने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके आप लोग शुरू कर सकते हैं। मैं मतलब मेरे को नाम बोलने की जरूरत ना पड़े, आप ही लोग जो है ये वन बाय वन करके शुरू कीजिए। इसका मतलब तो सब लोग एक एक करके अपना नाम बोलिए, ऑप्शन बोलिए, अपने बारे में बताइए, बस एक एक करके। तो पहले बोले अपने आप बोलते जी। इस ऑप्शन सर, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, एक बार आप दोबारा बोलेंगे। सर मेरा पॉलिटिकल साइंस है सर। ओके, गुड गुड। मेरा 24 है सर, और यूपीएससी तैयारी करने की। ओके ओके। जितेंद्र, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आई। जितेंद्र प्रसाद यादव, आपने ये बताया कि आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है। वेरी गुड, आपको विशेष फायदा होने वाला है। वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट कौन अपना परिचय दें? नेक्स्ट सर, मेरा नाम साहिद है सर, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। गुड, नेक्स्ट। सर गुड इवनिंग, मैं चंद्रमोहन बोल रहा हूँ सर। मैं चंद्रमोहन हूँ सर। मैं चंद्रमोहन बोल रहा हूँ और मैं 2024 के एग्जाम में बैठने वाला हूँ सर, उसकी तैयारी में लगा हूँ सर। लेकिन अभी जो है सर, मैंने ऑप्शनल चूज नहीं किया हूँ सर। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, इस पर ही बात करेंगे आगे। क्योंकि मैं थोड़ा अभी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद में फिर देखूंगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा रुझान हो रहा है, उस चीज को मैं चूज करूंगा ऑप्शन में। राइट राइट राइट, गुड गुड। नेक्स्ट। Good evening, sir. Myself Muskan Rai, and my optional is sociology. Sociology, good. Next. मेरा सर ऑप्शन एक बार फिर से बोलेंगे, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर मैं राहुल, और ऑप्शन ज्योग्राफी रहेगा। अच्छा, ज्योग्राफी रहेगा, ओके गुड। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ अंकित, माई ऑप्शनल सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, ओके। मेजॉरिटी अभी तक ज्योग्राफी की है ऑप्शनल की। वेरी गुड। गुड इवनिंग सर, मैं रोनी, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। ओके, नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अंशु रावत है और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। हिस्ट्री, वेरी गुड। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम गुड़िया है और ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। ओके, वेरी गुड।
गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। एक कोई एक, हाँ आप बोल रहे थे, बोलिए। सर मेरा नाम खुशबू है, मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है मेरा। वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सविता है और मेरा ऑप्शनल जो है हिंदी साहित्य है। ओके वेरी गुड। सर मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर। और नाम क्या आपका? सर खुशबू विश्वकर्मा। ओके खुशबू विश्वकर्मा। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सादिया खातून है, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी, ओके ठीक है, वेरी गुड। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम रिया कुमारी है और हम 2025 में एग्जाम देंगे सर। ओके वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सोनाली साहू है और ऑप्शनल हिंदी है। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट। ओके मेरे ख्याल से हो गया है इंट्रोडक्शन का पार्ट पूरा। तो ये अनन्या। तो लोग बचे हुए हैं, आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज। हाँ जो रहता है वो आप बताइए। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। मेरा नाम अंशिका मिश्रा है, मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, वेरी गुड। मेरे ख्याल में राहुल, अनन्या, अनन्या रहती है अभी जो इनकी है। कोई बचा है? सब हो गए। ऑलराइट सर, आप प्रोसीड करें। यस सर, ऑलमोस्ट। या शुड वी स्टार्ट सर? यस यस सर, प्लीज स्टार्ट। ओके या थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, एज यू ऑलरेडी नो कि हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में अभी सर ने बताया कि IR भी बोलते हैं और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, तो मेरे को आप में से कोई बताइए कि आप क्या समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, क्या चीज है ये? मैं तो इस पर फिर बाद में आऊंगा ही, पर आप मुझे सबसे पहले बताइए कि आपको क्या लगता है। या कमॉन कमॉन। सर मैं चंद्रमोहन बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए सर। अपने देश का जो संबंध है ना, जो हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ कैसे है, इन सब चीजों को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप में पढ़ते हैं सर। और फिर विश्व के जितने भी देश है इनके साथ मेरा कैसा संबंध रह रहा है, हमारे देश का संबंध कैसा रह रहा है, इन सारी चीजों को उसमें पढ़ते हैं सर, और उसी के विषय पे चर्चा करते हैं। राइट। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो 2 या उससे अधिक देशों के जो संबंध होते हैं, जो आपसे रिश्ते होते हैं, बहुत सिंपल एंड लेम लैंग्वेज में बोले तो जो उसकी स्टडी करते हैं उसको पूरा इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं। फिर उसमें वो सारे डायमेंशंस आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, और कोई चंद्रमोहन के अलावा कोई और कुछ बताना चाहेगा कि एग्जैक्टली क्या है इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध? कम ऑन गाइस, ये क्लास हमारी बहुत इंटरेक्टिव होने वाली है। और देखो एक चीज बहुत अच्छे से जान लो, अगर आप इसमें पार्ट नहीं लोगे तो बहुत सारी चीजें हो सकता है आप स्किप कर जाओ, या हो सकता है आप समझ ना पाओ। आगे मैं बताऊंगा कि पार्ट लेना, डिस्कशन करना क्यों जरूरी है, खास तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। राइट, क्योंकि जानते हम सब कुछ हैं, लेकिन कितना हमको पता है और कितना हम लोग लिख सकते हैं UPSC के जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली, तो उसको सबसे पहले आपको इंटरेक्टिव में चीजों को समझना पड़ेगा। राइट, जैसे एक डायमेंशन अभी बताया कि इन्होंने कि 2 देशों के संबंधों के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। राइट, तो इसलिए आप जो है मेरे को आप लोग बताओ और भी कोई कि आप लोग क्या समझते हैं। जिसको कुछ भी किसी को एक सेंटेंस तक पता है या फिर थोड़ा बहुत भी पता है, कुछ भी बताओ आप।
सर, अपने देश का अन्य दूसरे देश से जो संबंध होता है, रिलेशनशिप, उसी को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, यस सर इंटरनेशनल, हाँ हाँ हाँ, या बोलो। अंतर्राष्ट्रीय संबंध दो प्रकार से होता है। एक तो सर हमारा उसके साथ सर व्यापारिक संबंध जैसा है, देखना होगा। ठीक है ठीक है जैसे सर इंडिया का रशिया के साथ है। ठीक है। और सर दूसरा सर कि उसका जो मतलब देश, जैसे किसी युद्ध वगैरह में उसका सपोर्ट करना, सर इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, और सर व्यापारिक। राइट राइट राइट, यानी कि संबंध भी कई तरह के हो सकते हैं, वो आर्थिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हो सकते हैं, ठीक है, इवन तकनीकी सेक्टर में भी हो सकते हैं, सहयोग हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे डायमेंशन हैं जिनको हम आगे समझेंगे। अच्छा, लास्ट एक बार और किसी से और पूछना चाहेंगे आप लोग, कोई और बताओ। सर हाँ हाँ हाँ, क्या कंटिन्यू। सर इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो होता है, जो हमारे देश का अन्य देशों के साथ वैश्विक स्तर पर जब उसके संबंधों को जाना जाता है, जिसके माध्यम से वह अंतर्राष्ट्रीय गुड 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 गुड, मैं समझ गया। थोड़ा अब आपको वही अभी ब्रेक हो गया है, तो कोई बात नहीं भाई। एक बात तो है कि नॉलेज आप लोगों के पास नो डाउट है और बहुत जबरदस्त है अपने आप में, तो थैंक्स फॉर दिस। तो यानी आप काफी कुछ इसके बारे में समझते हैं, तो ज्यादा उतनी दिक्कतें समझाने में नहीं आएगी। तो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट आप लोगों के लिए तो ये है ही, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध खासतौर पर ये हमारे GS2 का हिस्सा है। तो GS2 में क्या क्या है आपका, पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो मेनली हम लोग अभी इंटरनेशनल रिलेशंस को ही पढ़ेंगे। तो इसका महत्व क्यों इतना ज्यादा है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इस पर भी हम लोग आज थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो एज एन IAS, एज एन IFS, एज एन IPS या एज अ ब्यूरोक्रेट, यानी एक नौकर साहब को ये सब चीजें क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, और अपने देश का जो हित है वो कहाँ पर साधा जा सकता है। क्योंकि जो कंट्री को जो चला रहे हैं वो मेनली ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप जैसे नौकर साहब हैं जो आगे बनेंगे। तो जो देश को चला रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी जो देश को चला रही है, ठीक है, नो इशू चंद्रमोहन। हाँ, तो यानी कि इस देश को चला रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स को सभी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, खासतौर पर अपने देश के साथ जो दूसरे देशों के संबंध है और दुनियादारी में चल क्या रहा है, इसके बारे में पता होना अति आवश्यक है, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा ये है कि एज अ डिप्लोमेट या एज एन एम्बेसडर या आप राजदूत बनकर जब भी कहीं जाते हैं या अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, तो उसको सब चीज की नॉलेज होना, सपोजिटली उसको US में भेजा जाए, चाइना में भेजा जाए, नेपाल में भेजा जाए, और दूर दराज के चाड या फिर सोमालिया, माली, किसी ऐसे देश में भेजा जाए, तो वहां के बारे में उनको पता होना चाहिए और अपने देश का हित कैसे सर्वोपरि रखना चाहिए, ये सारी चीजें उनको नॉलेज होनी चाहिए। इसी वजह से हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं। आप भी एज एन IFS जब सेलेक्ट हो जाओगे तो किसी दूसरे देश में जाओगे, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, राइट। तो जो चार्म है ना इसका, वो बहुत ज्यादा है और बहुत अट्रैक्टिव है अपने आप में, ठीक है। ये जॉब भी अपने आप में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, इंडियन फॉरेन सर्विस की, या देश में ही एज एन IAS, एज एन IPS। तो लेकिन अगर लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एज एन IFS, तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है कि आप भारत के राजदूत बनकर अमेरिका में गए हैं, तो आप किसी भी कॉन्सुलेट में हैं या किसी मतलब एम्बेसी में आप हैं, मतलब जैसे इंडिया की एम्बेसी US में है, तो सबसे पहले वो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है। फिर जब भी आप बाहर जाएंगे तो आपको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आप वहाँ के इवन वहाँ के प्रेसिडेंट को अपना मैसेज भेज सकते हैं, उसको मिलने के लिए बोल सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, इस तरह की चीजें रहती हैं। तो जो एक आम आदमी नहीं कर सकता, वो एक ब्यूरोक्रेट या एक एज एन IFS वो काम कर सकता है। तो ये इसका चार्म है, ओके।
तो इसके अलावा उनके और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप सोचो 140 करोड़ की जनसंख्या में आप अकेले रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज एन एम्बेसडर यूएस में, चाइना में, नेपाल में। तो सोचो कितनी बड़ी बात है कि आप अकेले देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब बातें भी अपने आप में बहुत मायने रखती हैं एज अ ब्यूरोक्रेट, और ऐसे अपनी लाइफ को भी एक ऐसी एक बेहतरीन पोजीशन पर ले जाकर जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है। क्या मानते हैं आप लोग इस बात को? सच है ये सब बातें? आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ तो लेकर इसको सवाल होता होगा कि भाई मेरे को आईएफएस बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, या कोई और सर्विसेज में किसी और में जाना है, राइट? तो लेकिन सबसे जो प्रेस्टीज की जो बात होती है वो आईएफएस की जॉब को बहुत लोग प्रेफरेंस देते हैं और उसको नंबर 1 पे सेलेक्ट करते हैं। वो सब इसी वजह से कि आपको, आपके बच्चों को, ठीक है, आपके घर वालों को मतलब एक तरीके से फॉरेन घूमने का मौका मिलता है। इवन जो आपके बच्चे होते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी फिर वहीं पे उठाया जाता है और वहीं पे मतलब एजुकेशन मिलती है। तो एज एन आईएफएस जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप सपोजिटली आप फ्रांस में चले गए, जर्मनी में चले गए, तो वहां पर आपका लाइफ एकदम बिल्कुल, हाँ राइट। तो आपको अगर एज एन एम्बेसडर फ्रांस में भेजा जाए या जर्मनी भेजा जाए या यूरोप के किसी भी देश में भेजा जाए, जो कि लोगों के सपने होते हैं कि हम वहां जाएं, घूमें फिरें, लेकिन आप तो वहां रहने के लिए जाओगे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जब तक गवर्नमेंट आपको जिस टास्क के लिए भेजे, जिस असाइनमेंट के लिए भेजे, उसके लिए आप जब जाओगे तो ये रहेगा कि आपको वहां रहना है, आपको वहां पे लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना है। तो आपके साथ साथ आपकी वाइफ/हस्बैंड, बच्चे, वो सब भी वहां पर जाकर रह सकते हैं। तो इतना पैसा आप कमा लोगे, इतनी चीजें आप अचीव कर लोगे, और नाम तो वो रहेगा ही रहेगा कि अब आपसे पूछे कि हमारे जो अमेरिका में एम्बेसडर कौन है, जो अभी एस जयशंकर के साथ जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो वो सारी चीजें हैं। तो सोचो वो अकेले देश को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? तो कितनी बड़ी बात है। तो ये सारी बातें हैं। इसलिए एक तो इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा ये है कि ओवरऑल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी एक, अगर हम यथार्थ की बात करें और उसकी भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए भी हमें पता होनी चाहिए। एक बात तो ये है भी, मानते हैं कि नहीं इस बात को, कि कई बार हम नॉलेज किससे लेते हैं कि वो एग्जाम में जस्ट पूछी जाएगी, इसलिए हमें उसको याद करना पड़ता है ना? लेकिन चीजें उससे भी कहीं ज्यादा आगे की हैं कि जब आप उनको यूज में लाओगे उन चीजों को, तो आपको लगेगा कि अपने आप में उसका कितना बड़ा वो जो उसके एप्लीकेशन है उनका कितना ज्यादा यूज है ना? एक तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जब उस डोमेन में हम खुद जाते हैं, तब हमें रहता है कि हाँ हम उसका हिस्सा है, तो वो एक अलग ही फीलिंग्स होती हैं, राइट? तो इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन में इसका इतना महत्व है और इतना इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन या कोई कुछ कहना चाहता है स्लैश से आती है? नो सर। ऑलराइट, किसी को कुछ फीडबैक? बोरिंग तो नहीं लग रहा है या मैं कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, कुछ ऐसा? नो सर। क्लियरली चीजें अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? यस सर। ओके ओके, नाइस नाइस नाइस, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट हो तो मेरे को आप इंटरप्ट कर सकते हैं बीच में, तो मैं आपकी क्वेरी को जरूर सोल्व करने की कोशिश करूंगा, राइट? तो इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन का इतना ज्यादा महत्व है। और वैसे भी अपने लाइफ को अच्छा रखने के लिए, अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए इवन, तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए, राइट? तो ये सारी बातें हैं, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन का वो है। तो हमने बताया कि ये GS2 का हिस्सा है, ठीक है? मतलब मेंस की हम लोग बात करेंगे, जैसे GS 1 2 3 4 है, तो GS2 में आपका आता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है? ये सारी चीजें आती हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन अपने आप में एक अलग ही एरिया है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। आज तो मेनली हम लोग सिर्फ इनफॉर्मल वे में चीजों को कैसे होती हैं, किस लेवल पे की जा सकती हैं, कहाँ से प्रिपेयर करें, कितना करें और क्या ना करें, सिर्फ इन्हीं चीजों पर हम लोग बात करेंगे। और फिर हम लोग थर्सडे और सैटरडे को हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उन पर हम लोग मेनली डिस्कशन करेंगे, कैसे वो आते हैं और क्या क्या डिमांड रहती है। अच्छा, एक चीज बहुत क्लियर है जो कि अपने आप में ये एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में सबको कुछ ना कुछ पता है, ठीक है?
कि आपसे कुछ पूछ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, तो जैसे भी आपने बताया, और सबने अलग अलग तरीके से बताया, ऐसा नहीं है कि सबका एक ही वो है। तो यानी ये मल्टी डायमेंशनल भी है, यानी बहुआयामी विषय भी है। इसमें हम अर्थव्यवस्था की बात भी करते हैं, हम संस्कृति की बात भी करते हैं, समाज एवं संस्कृति की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है, और राजनीति की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आतंकवाद है, साइबर सिक्योरिटी है, स्पेस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तमाम चीजों की हम लोग इसमें बात करते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया था कि संबंध दो प्रकार के होते हैं, किसी ने ये बताया था, तो इसने आर्थिक बताया था, कुछ सांस्कृतिक भी बताया था, तो वो सारी चीजें हैं। तो यानी एक तो विषय है, बहुत बड़ा है और बहुआयामी है। तो किसी एक विशेष परिभाषा में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक तो जोड़कर देख नहीं सकते, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ ये है, ठीक है, क्योंकि ये सोशल साइंसेस यानी सामाजिक विज्ञान का हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पर कोई एक जो हम बोलते हैं प्रॉपर एक वन वे डेफिनेशन हो नहीं सकती है, सिंगल सेंटेंस में जो डेफिनेशन है वो हो नहीं सकती। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है आप लोग अपने अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो हमने देख लिया कि इसका यूपीएससी के लिहाज से कितना महत्व है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, आज के दौर में हम क्यों पढ़ें और कहाँ से ये सब चीजें मेनली पढ़ी जाएं। तो क्यों का जवाब तो देखो बहुत सीधा सा है, क्योंकि सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस में है इसलिए पढ़ रहे हैं, एक बात तो ये भी है। बट इससे भी आगे की चीज है कि अपने आप को अपडेट रखने के लिए, और एक क्योंकि हम ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, तो बेहतरीन ब्यूरोक्रेट बनने के लिए और चीजों को कंट्री के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम इसको पढ़ रहे हैं, और आगे इनके एप्लीकेशन में जाके, इस डोमेन में जाके हम खुद रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब कहाँ से पढ़ें? अच्छा, आप लोग डेली न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है ये बताइए। सर मैं जितेंद्र। ओके जितेंद्र, गुड। अच्छा, वैसे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो सब तो पढ़ते ही होंगे, मतलब कोई ऐसा भी जो अभी तक नहीं पढ़ता है ये बताइए आप लोग मेरे को। हाँ जी, सॉरी आपका आवाज क्लियर नहीं है, वो ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा, एक बार फिर से बोलेंगे। अभी सर हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो इश्यू। हाँ, और कोई जो नहीं पढ़ता है? मैं दैनिक जागरण पढ़ता हूँ। अच्छा, आप दैनिक जागरण पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपको कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज भी बताने वाला नहीं हूँ जो कि सब उसके पीछे भागने लगे, ठीक है। कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि सब लोग द हिंदू पढ़ो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब जगह सबको द हिंदू अवेलेबल ही हो या सबको द हिंदू समझ में आता ही हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। और क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, तो उनके लिए तो फिर हिंदू सुलभ होता ही नहीं है, पढ़ने के लिहाज से भी देखा जाए और अवेलेबिलिटी के लिहाज से भी देखा जाए, है ना। तो इसलिए मैं कोई ऐसा आपको न्यूज़पेपर नहीं बताऊंगा कि ये सबसे अच्छा है, ठीक है। हाँ, दो तीन चीजें हैं जिसको हम लोग मतलब एज अ स्टैंडर्ड सोर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको भी सिलेक्टिवली, ठीक है। अभी मैं उसके बाद में चर्चा करूंगा। तो न्यूज़पेपर, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें फॉरेन का यानी विदेश का एक अलग ही सेक्शन होता है, ठीक है। उस सेक्शन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव में नहीं आती हैं या फिट नहीं बैठती हैं, ठीक है। वो भी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे उसका भी कि क्या पढ़ना चाहिए और एग्जैक्टली क्या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो न्यूज़पेपर आप कुछ भी पढ़ते हो, जो आपके पास सुलभ है आप उसको पढ़िए, ठीक है। किसी एक सोर्स, किसी ने बता दिया कि मैं तो आजकल द हिंदू पढ़ता हूँ, उसमें फॉरेन का बहुत अच्छा आता है, फिर एक बोलेगा कि नहीं मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ बहुत अच्छा आता है। तो जो स्मार्ट प्रिपरेशन करने वाला नहीं होगा वो क्या सोचेगा कि यार दोनों ही पढ़ लेता हूँ, क्या कहाँ से चीजें आ जाएं, तो क्या हुआ, वो डबल एफर्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया और चीजें आपके हाथ में भी नहीं लगी।
ठीक है। फिर एग्जाम में आया वो तो कहीं और से आ गया कि वो जो सपोजिटली वो हिंदू में भी नहीं था और इंडियन एक्सप्रेस में भी नहीं था। लेकिन मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो एक ही सोर्स में आपको कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, क्योंकि एक ऐसा विषय है बहुत जेनेरिक है, स्पेसिफिक नहीं है, यानी विशेष नहीं है कि इसके लिए आपको यही सोर्स पढ़ना है। सपोजिटली द हिंदू के लिए आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, या सॉरी इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको द हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, कोई ये स्टैंडर्ड सोर्सेज नहीं है। और आप किसी चीज पर स्टिक भी मत रहिए, आप चिपके भी मत रहिए कि हाँ सिर्फ इसी को पकड़ लिया मैंने, वो चीज है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। बस एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता होगा तो आप इजीली चीजों को एलिमिनेट कर पाओगे और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को चूज कर पाओगे, फिर उसी को आप सिलेक्टिवली पढ़ भी पाओगे। तो फिर क्योंकि जितने भी न्यूज़पेपर हैं लगभग सभी में इंफॉर्मेशन होती ही है जो मेन होती है। अब तुर्की में ब्लास्ट हुआ, ठीक है, वहां की पार्लियामेंट के पास, तो लगभग ये सभी अखबारों की सुर्खी थी, ठीक है। अब G20 हुआ तो इंटरनेशनल मीडिया क्या छाप रहा है, ये लगभग सभी अखबारों ने इसको कवर किया। या और G20 तो हमारे यहाँ पे हुआ था, तो इस वजह से भी जो है वो चीजें कवर की गई। अब दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स हुआ, ठीक है, तो सभी ने इसको कवर किया, जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि द हिंदू ने अलग से कर लिया या इंडियन एक्सप्रेस ने अलग कर लिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने अलग कर लिया, कि उसको आपको आप पढ़ तो कुछ और रहे हो लेकिन आपको इन 3-4 न्यूज़पेपर को फिर से उठा के पढ़ना पड़ रहा है कि जो मैंने पढ़ा था उसमें तो ये आया नहीं, लेकिन ये यहाँ पर आ गया सो एंड सो न्यूज़पेपर में। ऐसा नहीं है। जो लीडिंग न्यूज आइटम्स होते हैं वो लगभग लीडिंग न्यूज़पेपर्स कवर करते ही हैं, ठीक है। और आजकल तो इंफॉर्मेशन बस इतना है, यानी सूचनाओं का विस्फोट इतना है कि आपको चीजें बहुत सारे पोर्टल्स पर समरी के तौर पर, वीडियो के तौर पर, ठीक है, मिल ही जाती हैं, राइट। तो इसलिए आप लोग घबराओ बिल्कुल भी मत कि इंटरनेशनल रिलेशन है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, अब कहाँ से पढ़ूं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ से पढ़ेंगे। मैं इसको पढ़ाऊंगा इतने आपको सिंप्लीफाई करके चीजों को कि आपको ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज उठाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जो आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं आपका उन्हीं से काम हो जाएगा, और बाकी जो हम पढ़ने के लिए आपको देंगे वो तो एज अ स्टैंडर्ड सोर्स आप उसको यूज करेंगे ही करेंगे, उसके अन्य चीजें आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बेफिक्र हो जाइए, सबसे पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स की, हाँ ये एक ऐसी चीज है जहां पर हमें मतलब कुछ ज्यादा एफर्ट्स वैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सोर्स के तौर पर यहाँ भी भाग रहे हैं और वहां भी भाग रहे हैं लेकिन वो सोर्स मिल नहीं पा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्लासरूम स्टडी का जो है सबसे ज्यादा फायदा होता है कि आप वहां पर पढ़ते हैं और सामने से अपने डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। इसलिए क्लासरूम स्टडी, नहीं तो यूट्यूब पे जाओ आप, सबको आपको भरा पड़ा हुआ है, और आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स अवेलेबल नहीं है, मेरे को आप बताइए कौन सी वीडियोस किस टॉपिक्स पे, किस सब्जेक्ट पे रिलेटेड वीडियोस नहीं है, सब आपको मिल जाएगी। लेकिन आपके लिए क्या सही है, आपको कितना समझ आ रहा है, ये चीजें मायने रखती हैं, ठीक है। आपके डाउट कहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, किस तरीके से क्लियर कराए जा रहे हैं, वो सब चीजें मायने रखती है। इसलिए क्लासरूम स्टडी का फायदा होता है, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए और आप ये सोच लीजिए कि आपकी ये समस्या तो लगभग सॉल्व हो गई, बस अब आपको पढ़ना है चीजों को सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। देखिए सिस्टम से बाहर चले जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर वो आपकी स्मार्ट स्टडी नहीं होगी। बड़ी बात है आज के टाइम पर हार्ड वर्क तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन हार्ड वर्क से जो आगे की चीज है वो है स्मार्ट वर्क, ठीक है। यानी आप कम से कम चीजों समय में ज्यादा से ज्यादा कितना ग्रैब कर पाते हैं, कितना चीजों ग्रास्प कर पाते हैं और उनको कितना रिटेन कर पाते हैं, और उससे कैसे आप उसका आर्टिकुलेट करके अपने आंसर में उसको और बेस्ट वे दे सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें मेनली रहती हैं। चलो सोर्सेज की बात करते हैं। देखो जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो विदेश का जो सेक्शन रहता है आप उसको जरूर पढ़िए, ठीक है। अब आगे मैं बताऊंगा क्या नहीं पढ़ना है, वो मैं थोड़ा और बाद में डिस्कस करूँ। संसद टीवी पर पर्सपेक्टिव आता है, मेनली वो इंग्लिश में है, उसका हिंदी का भी मेरे ख्याल से कुछ आता है, तो वो मैं आपको अभी
देखकर बता दूंगा, ठीक है। आप उसको सुनिए, उसमें जो डिस्कशन होता है बहुत फ्रूटफुल होता है। जरूरी नहीं कि आपको हर दिन का सुनना है, लेकिन मेन मेन जो जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसे ब्रिक्स का था, या अभी G20 पे हुआ, या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का था, ठीक है, या 2+2 डायलॉग्स हैं, तो उन पर हर दिन जो है वो, वैसे तो हर दिन आता है मंडे टू फ्राइडे, तो आप उसको जरूर सुनिए अपने हिसाब से, ठीक है। एक लल्लन टॉप आप लोग यूट्यूब चैनल आप लोगों को देखा होगा मेरे ख्याल से। यस सर। हाँ, देखा ना। तो उसमें जो दुनियादारी जो आता है, वो वैसे तो कई बार तो इररेलेवेंट चीजें उसमें होती हैं, ठीक है, लेकिन कई बार चीजें बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल एंड लेम लैंग्वेज में वो लोग समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो दुनियादारी आप जरूर सुनिए, ठीक है। अभी हम जब सिलेबस देखेंगे तो तब हम देख लेंगे कि क्या चीजें हमें स्किप करनी है वहां से, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, और अगर आप ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ सुनते हैं तो फिर वो तो है ही अपने आप में कि जो भी इंडिया के इंटरेस्ट से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो वहां पर सारी आपको बताई जाती हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। फिर लास्ट में बहुत सारे पोर्टल्स जो हैं वो मंथली कंपाइलेशन बनाते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स का। तो वैसे तो आप करंट अफेयर्स रोज पढ़िए, कंपाइलेशन पर बिलीव बिल्कुल मत कीजिए कि ठीक है 1 महीने का कंपाइलेशन 100 एंड 100 पोर्टल पे आ जाएगा, मैं उसी को पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, मेरा तो करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। लेकिन एक है जो हर दिन करंट अफेयर्स पढ़ता है, पढ़ती है, तो वो ज्यादा बेटर है, या जो मंथ में एक बार उस कंपाइलेशन को पढ़ता है वो ज्यादा बेटर है? आप ये बताइए मेरे को। एक तो रोज, हाँ, जो रोज पढ़ता है, राइट, हाँ एग्जैक्टली, जो डेली पढ़ता है वो ज्यादा आपका रिटेन रख पाता है, क्योंकि उसके माइंड में वो सब चीजें हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो आज 3 अक्टूबर को चीजें बताई गई, हो सकता है कल भी उनका कुछ आगे कंटिन्यूएशन में चल रहा हो सकता है परसों तक चले, 7-8 तारीख तक चले, तो चीजें माइंड में रहती हैं। एक कंपाइलेशन आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आप उसे रोज तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा होता है, आप माइंड में एकदम से सारी चीजें रिटेन भी नहीं रख सकते, तो इसलिए कंपाइलेशन पढ़ने का फायदा मतलब एज अ बिगिनर नहीं है, ठीक है। हाँ, रिवीजन करने के लिए वो सब चीजें ठीक है, लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हो, जब आप अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हो इस एरिया में और अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तब आपको रोज करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चाहो तो आप अपने नोट्स बना लो, ठीक है। नोट्स से बेटर है कि चीजें कोशिश करो कि रिटेन रखी जाए। नोट्स क्या होता है, बना लिया, ठीक है, आज नोट्स बना लेते हैं यार, कल पढ़ लेंगे फिर तो, है ना, नोट्स तो बन ही गए हैं, और कभी उठा के पढ़ो, तो ये तरीका भी सही नहीं है। कोशिश करो चीजों को साथ के साथ फिनिश की जाए, तो जो आपने पढ़ा उसे कोशिश करो रिकॉल करने की, इससे आपका माइंड पावर भी बढ़ेगा। लेकिन जो नोट्स बनाने की जो मतलब स्थिति है ना आजकल एस्पिरेंट्स में, वो बहुत खराब हो गई है कि नोट्स तो बना लेते हैं हम लोग पूरे मंथ के, और नोट्स बनाने के नाम पर हम आपको क्या बोलते हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, जबकि वो पढ़ नहीं रहे होते हैं। पढ़ना, नोट्स बनाकर उसे पढ़ना और उसे 1-2 बार रिवाइज जब तक ना करना तब तक पढ़ना माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो कोशिश आप लोग ये करें कि जब भी आप किसी चीज को लिखें तो उसे लिखने के बाद 1 या 2 बार जरूर पढ़े, वो माइंड में आपके फिट रहेगा। नहीं तो चीजें वो नोट्स के रूप में वो नोट्स में ही रह जाती हैं, फिर तो हम आलसी हो जाते हैं कि नोट्स बन गए हैं, जब जरूरत पड़ेगी उठा के पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग इस चीज को विशेष तौर पर केवल IR के लिए नहीं, पूरी अपनी UPSC की प्रिपरेशन के दौरान जब तक आप ब्यूरोक्रेट नहीं बन जाते, ठीक है, बनने के बाद तो वो क्या होगा वो सब चीजें बाद की बात है, जब तक आप ब्यूरोक्रेट नहीं बन जाते तब तक तो आप इसी स्ट्रेटेजी पर चलिए कि नोट्स बनाइए, उसे 2-3 बार पढ़िए, तो ये आपके माइंड में वो चीजें ज्यादा टाइम तक रिटेन रह पाएंगी, ठीक है। नहीं तो नोट्स बनाने की जो परंपरा है आजकल जो छात्रों में डेवलप हो रही है, वो अपने आप में सही नहीं है कि नोट्स बना के नोट्स रख लिए जाते हैं, फिर हम उसको जब पढ़ते हैं तब एग्जाम आते हैं, तो एक बार पढ़ा हुआ फिर कहाँ होता है क्या, फिर एग्जाम में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां पर ब्लैंक हो जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो सिलेक्शन ना होने की एक वजह यह भी है कि हम इतना ज्यादा अपने आप को
नोट्स बनाने में और चीजें इकट्ठा करने में लगा देते हैं कि जो हमारा क्वालिटेटिव जो टाइम है पढ़ने का वो हम पढ़ नहीं पाते हैं। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ तक सभी को क्लियर है? कुछ डाउट? नो सर। कुछ आपका कोई सजेशन? क्लास बोर तो नहीं लग रही है भाई, ये बताओ सबसे पहले, क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास है। नो सर। नो सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अगर ये आप सब लोग दिल से बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप नोट्स बनाओगे तो उसे पढ़ोगे भी, ये अपने आप से वायदा कर लो। ठीक है, सभी लोग अपने आप से वायदा करो। देखो अपने आप में ईमानदारी रहेगी, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अब बना के रख लिया, मैं कोई हमसे बोलते हैं कि पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया मैंने, लेकिन पढ़ा नहीं। ठीक है, तो यानी हमने अपने आप से ही झूठ बोला। आप अपने आप में ईमानदार रहिए, बाकी दुनियादारी में हो क्या रहा है उसको आपको बोधर करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन अपने आप को अपने आप से ही लेना है। ठीक है, एग्जाम आप ही को पास करना है। ठीक है, तो और कौन क्या कर रहा है, ये जो पीयर प्रेशर होता है, एक इस पे भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सपोजिटली आपके किसी फ्रेंड ने आपसे ज्यादा पढ़ लिया। ठीक है, आपको क्या रहेगा कि यार मैंने तो पढ़ा नहीं, अब क्या करूं? तो जिस वे में उसने पढ़ा तो आप भी उसी वे में चले पड़े, तो जो आपकी मेन स्ट्रेटेजी थी वो पीछे रह गई और आप तो सिर्फ एक कॉपी कैट की तरह पीछे भागते रहे कि हाँ सामने वाले ने इतना इतना पढ़ लिया, मैं भी पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है, सामने वाले ने सोशियोलॉजी पढ़ लिया है तो मुझे पढ़ लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो अपने आप से पढ़िए, अपने आप को टाइम लाइन में रख के पढ़िए, डेडलाइन के हिसाब से पढ़िए, तो आपकी चीजें अपने आप में वो बेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, कोई बोल रहा है कि मैंने तो GS2 के लिए जो IR है फलाना फलाने की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो किताब है वो पढ़ ली, और एक तो सिर्फ ये है कि वो न्यूज़पेपर के हिसाब से ही जो डे टू डे मतलब चीजें घटित हो रही हैं उन्हीं को वो देख रहे हैं, उसके बाद जो है अपना नोट्स बना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। लेकिन आके दूसरे ने बोला कि मैंने तो ये किताब पढ़ लिया, तुम क्या कर रहे हो अब तक? तो अगर वो बंदा या बंदी उसी को कॉपी करके अपनी स्ट्रेटेजी को छोड़ के उसके पीछे भाग जाए, क्योंकि उसने जितना काम किया था उसमें उसने सपोजिटली 4 दिन लगा दिए, लेकिन अब वो किसी की बुक पढ़ने जाएगा या जाएगी तो शुरुआत से शुरू करनी, चीजें शुरू करनी पड़ेंगी। तो वहां उसे अपने जो टाइम लगाया था वो टाइम तो वेस्ट होगा ही, और जो पीछे जो टाइम दिया चीजों को नोट्स वगैरह बनाने में, पढ़ने में, वो तो वेस्ट, वो तो मतलब पीछे छूट ही गया। तो क्या हुआ, प्रिपरेशन धरी के धरी रह गई। ठीक है, फिर बाद में बोलेंगे कि इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं। तो यानी जो पीयर प्रेशर होता है, जो साथियों का जो दबाव है, ठीक है, जो एक तरीके जो समूह का जो दबाव है कि जो आपके साथी लोग पढ़ रहे हैं, आप अपने हिसाब से चलिए, अपनी क्षमता के हिसाब से पढ़िए। एक को हो सकता है कि 10 मिनट में पढ़ के वो सब चीजें अच्छी से समझ में आ जाएं, जो दूसरे को 1 घंटा पढ़ने के बाद भी ना आ पाए। ठीक है, तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप लोग चलिए, और जब आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से चलेंगे तो जरूर वो एक ना एक दिन रंग लाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अच्छा ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा IR का जो है सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, मैं जब नेक्स्ट टाइम जब आपके साथ पूरा प्रॉपर वे में डिस्कशन करूंगा चीजों को लेके कि सिलेबस एग्जैक्टली क्या है, और अपना ये क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आते हैं प्रीलिम्स/मेंस के, तो तब मैं आपको अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा। ठीक है, आज तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा ही चीजों को क्या बोलते हैं वो कर लें कि वो चीजें डाइजेस्ट हो ही ना पाए, है ना। तो इसलिए तो देखो मेनली क्या है ये, जैसे कि हमने बताया आपको GS2 का पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी जो संबंध हैं 2 या 2 से अधिक देशों के, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं। तो यानी कि जब हम अपने देश से बाहर निकलकर किसी दूसरे देश या किसी बाहरी दुनिया से संपर्क साधते हैं तो वो हिस्सा बन जाती है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं परिघटनाओं का। समझ रहे हो कि जब हम अपने देश से बाहर बात करते हैं तो वो विश्व का हिस्सा बन जाती है, दुनिया का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय, यानी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों के बीच में। ठीक है,
यानी क्या चीज है? इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी जो इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल जो राष्ट्र हैं उनके बीच में संबंध, इसी को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्रों के बीच में क्या चीज है? संबंध कैसा होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रों के बीच में ही हो, दो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बीच में भी हो सकता है, संस्था या किसी राष्ट्र के बीच में भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम दो राष्ट्रों के बीच की बात करें तो भारत पाकिस्तान संबंध, भारत चीन संबंध, भारत नेपाल संबंध, भारत भूटान संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध। ठीक है, भारत अमेरिका, भारत रूस, कुछ भी कर लीजिए आप। ठीक है, तो एक संस्था या राष्ट्र के बीच में संबंध भी हो सकता है। भारत का वर्ल्ड बैंक के साथ कैसा रिश्ता है, WTO के साथ कैसी वो है, ठीक है, IMF के साथ कैसा वो है, तो यानी उनके साथ भी बात हो सकती है। दो या दो से अधिक अंतरराष्ट्रीय मतलब देशों के बीच में संबंध भी हम बात कर सकते हैं। उसमें सारी आपकी ग्रुपिंग आ जाएगी कि जैसे क्वाड है, क्वाड में कितने देश हैं आप बताइए? यस कम ऑन गाइस, चार देश है सर। 4 देश है। वेरी गुड वेरी गुड। क्वाड में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वाड में 4 देश है। तो यानी पता चला क्वाड्रिलैटरल यानी चौपक्षीय जिसको बोला जाए, तो यानी क्वाड्रिलैटरल मतलब स्तर पर जो है वो रिलेशन है 4 देशों का। तो कौन कौन से हैं इसमें बताइए? USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अगर आप जवाब सपोज कोई दे रहा था ना दे भी पाया तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझ लूंगा इजीली। तो ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन सबका होना चाहिए, सबको पार्ट लेने का मौका मिलना चाहिए। सपोज अभी किसी ने बताया और एक बीच में रह गए बताते हुए, तो चैट में लिख दो अपना आंसर। ठीक है, जो आपको लगता है, कोई दिक्कत नहीं, गलती तो बोलेंगे, उसको सही कराना तो हमारा काम है ना फिर। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यानी 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में संबंध भी हो सकता है, वो क्वाड भी है। ठीक है, वो ट्राइलैटरल यदि 3 देशों के बीच का भी हो सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, UK US है। ऑकस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा, ऑकस के बारे में किस किस ने सुना है? हालांकि थोड़ा टफ भी हो सकता है। नहीं सुना ऑकस के बारे में किसी ने? नहीं सर। ओके, अच्छा सुने हैं, ठीक है। हाँ, क्या है? सर ये इकोनॉमिक्स पर्पस के लिए ऑकस बना है। हाँ, इकोनॉमिक पर्पस स्लैश जो इंडो पैसिफिक का में जो आजकल पैसिफिक में जो हाँ चाइना, हाँ चाइना को काउंटर करने के लिए 3 देशों के बीच डोमिनेंट जो चाइना अपना बना रहा है उसके लिए भी है। बट वो पेपर में तो सर मेनली इकोनॉमिक्स पर्पस ही लिखेंगे ना, वो तो चाइना का वो डोमिनेंट वो तो नहीं लिखना पड़ेगा ना। नहीं, वो देखा जाएगा कि क्वेश्चन किस वे में आ रहा है, तो अभी बात करते हैं। तो जिनको नहीं पता है, ऑकस क्या है? A US और UK। ठीक है, ये UK US ऑकस। A यानी A से ऑस्ट्रेलिया, UK ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, और US तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA। ठीक है, तो ऑकस इसको शॉर्ट में बोला गया है। तो 3 देशों का एक समूह है, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्राइलैटरल संबंध, यानी जो 3 देशों के बीच में जो संबंध होते हैं। क्वाड्रिलैटरल हम लोगों को 4 के बीच में बताया, फिर तो उसके ऊपर तब आपको मल्टीलैटरल संबंध हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिक्स है, अभी ब्रिक्स में 6 नए देशों को जोड़ा गया, तो कुल टोटल संख्या हो गई है 11। ठीक है, तो जो इनके बीच में जो संबंधों की जो बात होगी तो वो होगा मल्टीलैटरल, यानी बहुपक्षीय संबंध। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा इन सब के बारे में। घबराने की जरूरत नहीं है कि ये सारी जो इतनी भयंकर टर्मिनोलॉजी है, जैसे जैसे शब्दकोश हैं, मतलब शब्द हैं जो शब्दकोश में से निकाले गए कि एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय। ठीक है, फिर एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय क्या होता है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से चीजों को कवर अप करेंगे। अभी तो ये जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन क्लास हमारी चल रही है। ठीक है, तो यानी मल्टीलैटरल हो गया, ट्राइलैटरल भी बात कर ली हम लोगों ने। तो संबंध इस तरीके से होते हैं। 2 या 2 संस्थाओं के बारे में हो सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक, WTO आपस में कुछ कोलैबोरेट कर लें। ठीक है, या IMF के साथ कुछ ऐसा कर लें, ब्रिक्स के साथ कर लें, या आपका ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये जो है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एब के साथ कुछ समझौता कर ले।
देशों को असिस्टेंट देने में, मतलब फाइनेंशियल एड देने में, कुछ ऐसा, ठीक है। तो उनके बीच के संबंधों की हम लोग बात करते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे मुद्दे भी चल रहे होते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एक आध मुद्दों के नाम बताओ जो बहुत हावी हैं आजकल। खालिस्तान सर। खालिस्तान एक मुद्दा, हाँ बिल्कुल, अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी एक मुद्दा बिल्कुल, हाँ बहुत गुड, बहुत बढ़िया। यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट भी है, ठीक है। अच्छा, और कोई बताओ। आप लोग चाहो तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मैंने आपको ये भी एक ऑप्शन दिया ना कि अगर सर जो भारत हाँ जी हाँ, सर भारत और चाइना का जो विवाद है सर, वो भी सर अभी अंतर्राष्ट्रीय में ही आ रहा है सर, हाँ, नया ही है। हाँ, चाइना मैप सर, चाइना मैप जो अपना पब्लिश हाँ किया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो इंडिया सर इंडिया चाइना का जो रिलेशन है, ग्लोबल वाला। राइट, मैप का इशू है ना। और रशिया यूक्रेन तो चल ही रहा है, और आपका खालिस्तान के पता है, हाँ जी, और आर्मेनिया सर। हाँ बिल्कुल नागार्नो बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी, हाँ नागार्नो हाँ, नगार्नो कोरबोक को लेकर जो है अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। फिर फलस्तीन को लेकर इजराइल और फलस्तीन के बीच में झगड़ा है, राइट। तो ये सब मुद्दे यदा कदा जो है वो आपके सामने आते ही रहते हैं। तो इन सबको हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर आपको आगे चीजें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और मेरा ये दावा है कि अगर हम लोगों ने इसको 4-5 दिन में अच्छे से पढ़ लिया तो आगे आपको न्यूज़पेपर में जो भी आप पढ़ेंगे उसे पढ़ने में किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज आपको नहीं आने वाली। ये मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। जिस तरीके से आप लोग अटेंटिव है और जिस इंटरेस्टिंग वे के साथ आप सुन रहे हैं, दिस इज रियली कमेंडेबल, राइट। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे। आतंकवाद का मुद्दा है एक तो सबसे बड़ा, जिसको भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरजोर से उठाता रहता है ना, क्योंकि भारत ने भी जो है आतंकवाद का दंश झेला है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान या की तरफ से जो है वो प्रॉक्सी वॉर के तौर में आतंकवाद को झेलता ही रहता है, ठीक है। तो आए दिन हमारे को सुनने को मिलता है कि कश्मीर में जो है वो हमारे सैनिक शहीद हो गए हैं। तो आतंकवाद एक सबसे बड़ा मुद्दा है। पर्यावरण एक बहुत जबरदस्त और बहुत ज्वलंत मुद्दा है आज के टाइम पर। पर्यावरण को लेकर क्या सबसे बड़ा जो मुद्दा वो क्या है कि क्या हो रहा है दुनिया में, बताइए आप लोग। जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है सारे कंट्री का अपना। नहीं, ये तो टारगेट है, मतलब क्यों है ये टारगेट, ऐसा क्या हो रहा है दुनिया में कि जो हम लोग ऐसी नीति को लेकर चल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, वेरी गुड। तो ग्लोबल यानी भूताप बढ़ रहा है दुनिया में। हाँ जी हाँ जी, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर फ्रेश वाटर स्कार्सिटीज है और एयर पोल्यूशन है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो यानी चीजें क्या हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस भी वो खत्म होने वाले हैं। हाँ, तो जो ऊर्जा के जो परंपरागत जो स्रोत हैं वो एक तो खत्म होने के कगार पर हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से जो है वो कार्बन उत्सर्जन भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से भूताप यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, खाद्यान्न की कमी आ रही है, पानी की कमी हो रही है, ठीक है, खासतौर पर पीने की कमी हो रही है। और किसी कमी नहीं हो रही, समुद्र का जलस्तर तो बढ़ रहा है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने से जो बर्फ है, क्योंकि ग्राउंड वाटर के बाद जो सबसे ज्यादा पानी अवेलेबल है, मीठा पानी, वो बर्फ के रूप में पहाड़ों पर है। तो बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघलने से वही पानी नदी नालों से होता हुआ समुद्र में पहुंच रहा है। तो और कहीं कहीं तो डायरेक्ट समुद्र में जा रहा है। जो अंटार्कटिका है, जो अगर वहां की जो बर्फ पिघल रही है वो डायरेक्ट समुद्र में रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से समुद्र का जो जल स्तर बढ़ रहा है और पीने के पानी की समस्या सबसे ज्यादा हमारे सामने खड़ी हो रही है ना। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ साल पहले चेन्नई में 0 वाटर लेवल हो गया था। तो इस तरह की समस्याएं अब तो बहुत आम हो गई हैं। अब ये देखिए, हमारे घरों में जो पानी आ रहा है वो पाइप के थ्रू आ रहा है। पहले जो हैंडपंप हुआ करते थे वो अब कम रह गए हैं, या कहीं कहीं पर तो अब ये लगानी अलाउड नहीं रहे, क्योंकि जल स्तर ही 0 हो गया। दिल्ली का जो ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल जो है वो 0 हो गया है, राइट। मैं उत्तर प्रदेश में बागपत में रहता हूँ, तो वहां पर भी पानी अब 250-300 फीट पर आपको
देखने को मिलता है। और हर साल जो है पानी का लेवल नीचे नीचे जाता रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इतना निकाल लिया, इतना पानी का दोहन कर लिया है और इतना ज्यादा उसका एक्सेसिव वे में यूज कर लिया है और बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है पानी, उसकी हम कमी देख रहे हैं। गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, जल स्रोत सूख रहे हैं, तो ये भी अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। खाद्यान्न की समस्या हमने बात कर ली, और दूसरा जनसंख्या बढ़ रही है, और फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो नेचुरल जो डिजास्टर्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ठीक है, या और किसी ना किसी रूप में तूफान आ जाए, तबाही हो जाए, तो उससे भी चीजें खराब हो जाती हैं। तो इन सब चीजों को भी हम लोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? एक अकेला दो देशों के संबंधों के बारे में पढ़ना नहीं है, जो उसके अंतर्गत विषय आते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, आपके सामाजिक सांस्कृतिक हो, राजनैतिक हो, पर्यावरणीय हो, ठीक है, मानव जनित हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग मेरे को बताइए, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? कोई डाउट आपका, कोई सजेशंस? यस सर, क्लियर। सब कुछ क्लियर है? ओके। यस सर। कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ऐसा? नहीं सर। ओके ओके, ठीक है। और ऐसा तो नहीं लग रहा हम लोग कुछ ज्यादा फास्ट जा रहे हैं? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। और आपका कोई डाउट नहीं है? डाउट तो होना चाहिए भाई। ठीक है, कोई डाउट हो कुछ, या कुछ सुझाव देना हो कि हम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ सकते हैं, या समझाने में मेरे कुछ आपको त्रुटि लग रही हो कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे करके समझाइए तो और ज्यादा बेटर रहेगा, तो आप लोग मेरे को बताओ। अभी तो सर अभी तो ओवरव्यू ले रहे हैं, तो डाउट कहाँ से? अच्छा, ओवरव्यू में डाउट नहीं होते हैं? तब बता। नहीं, वो तो खैर वो तो आप लोग बताओगे ही, मतलब अभी तक ये देखो, ओवरव्यू में भी तो मतलब आपके डाउट्स हो सकते हैं ना, क्योंकि अच्छा ये बताइए, ये आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा आकर्षित कर रहा है ये विषय, या सिर्फ यूपीएससी के लिए पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? ऐसा तो मतलब जबरदस्ती तो नहीं है ना? नहीं, देखो चीजें इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग वे में हम कोशिश करेंगे आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में चीजों को समझाने की, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट क्लास, तो थोड़ा मेरे को भी उतना अभी, मैं भी हल्का फुल्का कंफर्टेबल अभी, मतलब ठीक है, काफी हद तक तो चीजें मैनेजेबल है, बट थोड़ा बहुत तो रहता ही है, राइट? तो उस वे में बाकी हाँ जी। फर्स्ट क्लास में ही सर, फर्स्ट क्लास में ही बहुत हाँ, क्या आप थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा क्या आपकी बात क्लियर नहीं? सर फर्स्ट क्लास में ही अच्छे से समझ आ गया सर, बहुत अच्छा, अच्छे से समझ आ गया। ओके 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 ओके, नाइस 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 नाइस, ठीक है। तो हाँ हाँ कुछ, हाँ या आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, तो आप लोग वाइंड अप करते हैं, तो एक बार चीजों को देख लेते हैं कि आज जो हमने जो चीजें देखी हैं उसका एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं छोटा सा, और फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे, राइट? तो जैसा कि हमने देखा, यूपीएससी के लिहाज से, मतलब सिलेबस के लिहाज से, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ये GS2 पेपर का हिस्सा है, ठीक है। और उसमें भी आपका जो गवर्नेंस, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन है उसका ये पार्ट है, ठीक है, ओके। और इसके अलावा फिर हमने आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है, तो आप लोगों ने अपने अपने लेवल पे इसको डिफाइन करने की कोशिश की थी, और बहुत अच्छा डिफाइन किया था। तो किसी का आंसर भी सिमिलर नहीं था, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा विषय है जो बहुआयामी है, हर किसी के लिए उसके मायने अलग अलग हैं, ठीक है, और हम लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो यानी किसी एक सिंगल परिभाषा में हम इसे बांधकर नहीं रख सकते, ठीक है। फिर हमने देखा था कि यूपीएससी के एज अ ब्यूरोक्रेट इसकी आवश्यकता क्यों है। भाई एक तो आवश्यकता इसलिए कि ये सिलेबस का हिस्सा है और हम एग्जाम पास करना है, दैट्स इट। लेकिन एक आवश्यकता है कि एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनकर आप इस डोमेन में कैसे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और जब आपको इस डोमेन में काम करने को मिले तो आप कैसे चीजों को और अच्छे से
कर सकते हैं। इस वे में भी इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यानी जब आप उस एरिया में आ जाओगे तो उसके एप्लीकेशन पार्ट का हिस्सा बन जाओगे, तो फिर आप वहां पे चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, हम बोलेंगे भाई दो राष्ट्रों के संबंधों की बात जब आप करोगे तो आप IFS जब बन जाओगे तो फिर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, हम कहेंगे जैसे आप सपोजली आप में से कोई IFS बन जाता है तो फिर हम जैसे उनका पोस्टिंग फ्रांस में होता है तो फ्रांस से जो भी चीजें रिलेटेड हैं हमारे देश से फिर आपसे बात करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, सरकार आपसे बात करेगी, आपसे सजेशन देगी, जो आप सरकार को सजेशन देंगे सरकार उसको मानेगी। ठीक है, तो यानी आपका बहुत बड़ा रोल होने वाला है इन फ्यूचर, राइट। तो हमने इस वे में इन को बात की, फिर उसे क्या क्या आपको बेनिफिट्स हैं, क्या इसका चार्म है, एक अच्छी लाइफ है, ठीक है, और एक अच्छा नाम है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और सबसे भी जो सबसे बड़ी बात है कि आप देश को रिप्रेजेंट करते हो, देश का प्रतिनिधित्व करते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और देश के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हो। आपको तो सिर्फ अपने देश के इंटरेस्ट को ऊपर रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट की यही पहचान होगी एज एन IFS। ठीक है, तो जब आप बन जाओगे तो इस वे में इसका अच्छा। फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसा कि नहीं कि सब कुछ बाहर ही हो रहा है, इंडिया में भी बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो उसके लेवल पर भी जो है चीजें मतलब बनानी पड़ती हैं। अब जैसे विदेश नीति की जब भी बात होगी तो विदेश नीति तो वो यहीं पे रह के बनाई जा सकती है, तो उसमें क्या हिस्सा रहेगा, तो एक नौकरशाहों का ही हिस्सा रहता है। ठीक है, राजनेताओं का तो कोई रोल रहता नहीं उसमें, क्योंकि सजेशन देने का और चीजों को ड्राफ्ट करने का काम तो ब्यूरोक्रेट्स का ही रहता है। तो आपका रोल यहाँ पर भी बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ने का महत्व है। ठीक है, उसको समझने का अच्छे से, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर हमने बात की इसके अंतर्गत और कौन कौन से विषय आते हैं। तो पहले तो हमने बात कर ली थी कि जो है वो किस किस लेवल पर संबंध होते हैं, वो जैसे कि एक पक्षीय, दो पक्षीय, त्रिपक्षीय, ठीक है, यानी बायलैटरल, मल्टीलैटरल, ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। जैसे हमने क्वाड की बात की, जैसे ऑकस की बात की। तो यानी जब हम बाहर निकलते हैं अपने देश से तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हिस्सा बन जाती हैं, फिर वो किसी भी वे में हम बात क्यों ना कर रहे होते हैं, राइट। तो ये सारी बातें हैं। और फिर इसके बाद हम लोगों ने जब आपसे एक दो सवाल किए कि किस तरीके की चीजें होती हैं, तो वो सारी बातें हैं। फिर हम लोग आगे न्यूज़पेपर की हम लोगों ने बातें की कि आपको क्या क्या पढ़ सकते हो। तो कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर हमने नहीं आपको सजेस्ट किया कि जो आपको सुलभ है आप वो पढ़िए। ठीक है, फिर जैसे प्रतियोगिता दर्पण वगैरह में ऐसे आते हैं, आप उनको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, वो प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी मैगजीन 1 to लास्ट पेज नहीं पढ़नी है। ठीक है, सेलेक्टिवली जो निबंध आते हैं, जो एसेज आते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उनको पढ़िएगा। ठीक है, और कुछ इधर उधर की चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है, वो सब चीजें आपको डाइवर्ट ही करेंगी। हालांकि मैं आपको बता दूंगा, कुछ आर्टिकल्स में आपको उससे रिलेटेड भी देता भी रहूंगा टाइम टू टाइम, जैसे हम लोग आगे आगे प्रोसीड करते रहेंगे। तो यानी कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते रहिए। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिलेबस डिस्कशन करेंगे सिलेबस का, तो तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आज के दौर पर तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले ये बताया जाना चाहिए। क्या पढ़ना है वो तो पता ही है, वो तो सामने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो कहीं नहीं लिखा। ठीक है, तो यानी आपको कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो, कम से कम आपका जो ध्यान बटे या आप भ्रमित हो, ये कोशिश हमारी रहेगी। ठीक है, फिर मैंने संसद टीवी के बारे में आपको बताया कि पर्सपेक्टिव आता है, उसका हिंदी में आपको बता दूंगा कौन सा उसका हिंदी में जो वो कार्यक्रम क्या नाम है उसका। बाकी पर्सपेक्टिव हर दिन आता है, तो वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पर, मतलब जो ज्वलन चीजें होती हैं उन पर बात होती है। तो हर किसी चीज को सुनने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा भी नहीं करना कि अभी से आप बैठ जाओ और जितने पुराने हैं सारे सुनने बैठो, ऐसा कुछ नहीं। आप डे 1 से शुरुआत आज से समझिए अपने आप को। ठीक है, ये मेंटेलिटी भी हम लोगों को छोड़नी पड़ेगी। किसी ने बता दिया कि एक सीरीज आती थी उसमें ये चीजें महत्वपूर्ण थी। ठीक है, हो सकता है कि 1-2 एपिसोड उसके महत्वपूर्ण हो, या एक ही हो, या 4 हो, या 5 हो, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं यार पूरा सुन लेते हैं 15 एपिसोड की जो सीरीज है, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे कुछ हमारे लिए रेलेवेंट हो। तो ऐसे में जो है हम कुछ इरेलेवेंट चीजें भी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और फिर हमारा टोटली टाइम वेस्ट ही होता है। ठीक है, तो यानी आज से शुरुआत करें, कल से करें, वो आप लोग देखना। लेकिन
पीछे जाना बिल्कुल नहीं कि अभी तो उस पे G20 पे बात हुई थी, फिर उस पे बात हुई थी, वो सारा सुनने बैठ जाओ उस समय क्या हुआ, डे टू डे क्या चीजें चली, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो शुरुआत जब हम आज से कर रहे हैं तो चीजों को आज से ही करिए। हाँ, कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी, वहां से पढ़िए, तो फ्लैशबैक में जाके वहां उस चीज को पढ़ना, लेकिन अभी से चीजों को इकट्ठा करके उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब आपके यहाँ पर और यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बताइए। सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, उसमें मतलब कैसे पढ़ें कि पता चले कि कुछ टॉपिक पूछे जा सकते हैं? हाँ, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है और मुझे इसी की उम्मीद थी। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा आपके साथ तो आपको मैं तभी बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो यानी अभी तो हम लोग IR के दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे कि वहां पर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैं आपके लिए कुछ ऐसे आइटम, न्यूज आइटम्स भी लाऊंगा कि जो मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा कि आपको ये नहीं पढ़ने हैं, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी दूंगा जो आपको पढ़ने हैं। राइट, तो इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में सभी लोग सुनो, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें ये कैसे पता चले क्या महत्वपूर्ण और क्या नहीं है। तो ये तो हमें तभी पता चल पाएगा जब सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो डिटेल में और अकॉर्डिंग टू UPSC जो सिलेबस है, प्रिस्क्राइब्ड है, उसको डिस्कशन करेंगे उसका। ठीक है, फिर उसके हिसाब से क्या क्या रेलेवेंट सोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग आगे चलेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो कैसे पूछे गए हैं, और उसी से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली डिमांड UPSC की क्या है हमसे, खासतौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। राइट, तो ये सारी चीजें हैं। और किसी और कोई डाउट? नो सर। सर यस, आपकी क्लास अल्टरनेटिव रहेगी हफ्ते में? हमारी जो मेरी क्लास होगी वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होगी। ठीक है, अभी हम लोग 3 दिन सप्ताह में अपनी क्लास रखेंगे। ठीक है, फिर आगे जो होगा वो उसके हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, और किसी और कुछ डाउट? नो सर। ओके, ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है आज के टाइम में कि आप स्मार्ट प्रिपरेशन कीजिए रादर देन हार्ड प्रिपरेशन, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ लिया आपने, और एक वो है जिसने रेलेवेंट चीजें पढ़ी हैं। तो क्वालिफाई वही करेगा जो रेलेवेंट चीजें पढ़ेगा। ठीक है, और वो नहीं क्वालिफाई करेगा जो सब कुछ पढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये मूल मंत्र है खासतौर पर सिविल सर्विसेज का, इसके एग्जाम के अकॉर्डिंगली जो चीजें होती हैं। ठीक है, तो थैंक्स अलॉट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। में भी आप लोगों को बड़ा वो हो रहा है। थैंक यू सर। वेरी गुड। नहीं, नो इश्यू। थैंक यू सर, नाइस क्लास। थैंक्स अलॉट। ओके, सर रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। जी, एक मिनट।